नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बाजार। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बाजार वाले पाठ में अपूर्ण स्पर्धा वाले प्रकार में हम अल्पहस्तक एकाधिकार की चर्चा करने जा रहे हैं। अल्पहस्तक एकाधिकार के लक्षण में मैं आपको पहले बता दूं कि कुल कितने लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। दूसरा है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। तीसरा है इकाइयों का प्रवेश। चौथा है विक्रय खर्च। पांचवा है परस्परावलंबन और छठा है कीमत स्थिरता। हम 14 पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है विक्रय खर्च। ठीक है, विक्रय खर्च अर्थात क्या? विक्रय खर्च अर्थात विद्यार्थी मित्रों, वस्तु की विक्रय हेतु किया गया खर्च। मतलब जो उत्पादक हैं, जो व्यापारी हैं, उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, किसी वस्तु को बेचने के लिए जो खर्च करते हैं उसे विक्रय खर्च कहा जाता है। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आप ग्राहक हैं, आप खरीदने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन जिस दुकान पर, जिस मॉल में, जिस डी मार्ट में, जिस शॉप में आपने वस्तु खरीदी है, उस व्यापारी ने, उस उत्पादक ने, उस विक्रेता ने उस वस्तु को बेचने के लिए जो खर्च किया है उसे विक्रय खर्च कहा जाता है। विक्रय खर्च में वस्तु का आकर्षक एवं उपयोगी पैकिंग, वस्तु आकर्षक हो और उपयोगी पैकिंग हो, परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक फुटकर व्यापारी को चुकाई गई रकम, शोरूम या सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु कीमत में दी गई छूट, इनाम, भेंट, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च का समावेश किया जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। विक्रय खर्च अर्थात कि वस्तु की विक्रय हेतु किया गया खर्च। कोई भी उत्पादक जब अपनी वस्तु का विक्रय करता है तो उसको किस प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो वस्तु आकर्षण लगे, लुभावनी लगे, ग्राहक उस वस्तु को देखकर उस दुकान पर आए, खिंचा चला आए। जो उसकी पैकिंग होती है, आप कुछ भी वेफर वगैरह ले लो, बिस्किट वगैरह ले लो, चॉकलेट ले लो, उसकी जो पैकिंग होती है वह अच्छी होनी चाहिए। अब उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वाहन की जरूरत होती है, तो वाहन का खर्च होता है, भाड़ा किराया खर्च होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए क्या होगा? कर लगेगा, टैक्स लगेगा। थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी के पास वस्तु को भेजता है या जहां पर उत्पादन होता है वहां से मंगवाता है, तो उसके पीछे जो रकम चुकाई जाती है वह खर्च होता है। शोरूम के अंदर जो भी एसी है, पंखा है, लाइट है, या मजदूरों का मजदूरी है, अन्य प्रकार से जो भी सुविधाएं हैं उनके पीछे का खर्च, या वस्तु को बाजार तक पहुंचाने के लिए सेल्समैन होते हैं, जैसे दवाई का विक्रय करने के लिए एमआर होता है, वह डॉक्टरों के पास जाते हैं, बताते हैं। उसी प्रकार से वस्तुओं को दुकानों तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, दुकान पर जा जाकर अपनी वस्तु के बारे में बताते हैं और तब दुकानदार वह वस्तु हमारे तक, आप तक, ग्राहकों तक पहुंचाता है। उसके पीछे खर्च किया गया है। अब विक्रय हेतु कीमत में दी गई छूट छाट। आज के समय में अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो 10%, 20% छूट छाट मिलता है हमें। तो अब जो छूट छाट हमें मिल रहा है उसको भी तो विक्रेता जो है उसे कहीं न कहीं एडजस्ट करना है, तो वह हो जाता है। उसके बाद इनाम मिलता है। अगर आप ज़्यादा खरीदी करते हो तो उस पर आपको पुरस्कार मिल रहा है, या जो सेल्समैन है उसने ज़्यादा बिक्री करवाई तो उसको इनाम मिल रहा है। इस तरीके से भेंट मिला। विज्ञापन खर्च, टीवी के अंदर हम देखते हैं लक्स है, डब है, हमाम है, निरमा है, घड़ी है, रिन है, ऐसे बहुत सारे साबुन, चॉकलेट, बिस्किट, कपड़े, जूता इत्यादि अनेकों प्रकार की जो वस्तुएं हैं। तो जो भी वस्तु है, जो भी विक्रेता है, उत्पादक है, वह अपनी वस्तु को श्रेष्ठ बताने के लिए, ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च क्या करता है? विज्ञापन खर्च करता है। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, साइकिल अगरबत्ती का एडवर्टाइज करते हैं।
तो उनको साइकिल अगरबत्ती का एडवर्टाइज करने के लिए क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन हमको थोड़ी पता था कि साइकिल अगरबत्ती आती है। ऐसे बहुत सारे देखो, अजय देवगन को देखो तो वह बिमल जो पान मसाला है उसकी एडवर्टाइज करते हैं। तो इस तरह से टीवी के अंदर हम देखते हैं, बच्चों के लिए देखो बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं, बड़े के लिए देखो बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं जो प्रचार विज्ञापन के लिए समाचार पत्रों में, पुस्तिकाओं में छापे जाते हैं और लोगों तक वह पहुंचाने का काम होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों विक्रय खर्च का पॉइंट यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम देखेंगे परस्परावलंबन। अगला पॉइंट है परस्परावलंबन। अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता अल्प संख्या में अर्थात खूब कम देखने को मिलते हैं। खूब कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि खूब कम कैसे देखने को मिलते हैं बाजार में जो उत्पादक हैं? अब जो कार है, कार का जो शोरूम है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आपको देखने को मिलता नहीं है, कम मात्रा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो टेलीविज़न की जो दुकानें हैं उसके जो उत्पादक हैं वह भी क्या है, कम मात्रा में ही आपको देखने को मिलते हैं। इस बाजार में उत्पादकों और विक्रेताओं जब वे अपनी प्रतिद्वंदी इकाइयों की वस्तुओं के प्रकार और गुणवत्ता पर खूब गहराई से नज़र रखते हैं और जिसके कारण इकाई जब अपनी खुद की वस्तु की गुणवत्ता या कीमत के संदर्भ में निर्णय लेने के इच्छुक हो तब उन्हें उनके प्रतिद्वंदी के व्यवहार पर अथवा दूसरे प्रकार से अवलंबित मतलब आधारित होना पड़ता है। यह परस्परावलंबन अर्थात कि किसी न किसी पर आश्रित होना, किसी ना किसी। लास्ट और छठे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता को विद्यार्थी मित्रों त्रुटक मांग रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अल्प हस्तक एकाधिकार में इकाइयों की संख्या अल्प होती है। क्या होती है? कम। इकाइयाँ मतलब कि जो उत्पादक है वह कम, और इकाइयाँ परस्परावलंबी होती है मतलब एक दूसरे पर क्या होती है? निर्भर होती है। और जिसके कारण यदि कोई एक इकाई अपनी वस्तु की कीमत घटा दे, तो मांग के नियमानुसार अन्य इकाइयों की वस्तु की कीमत की तुलना में उस इकाई की वस्तु क्या करना पड़ता है? उस इकाई की वस्तु सस्ती होने से उस इकाई की वस्तु की मांग में वृद्धि मतलब विस्तार देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों इसलिए दूसरी प्रतिस्पर्धी इकाई की मांग में कमी मतलब संकुचन देखने को मिलता है। यदि स्पर्धी वाली इकाई जो है ऐसा ना होने देना चाहती है तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से अपनी वस्तु की कीमत को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कुल मिला जुला के मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मान लो कि बाजार के अंदर किसी वस्तु की कीमत जो है वह 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। अब कंडीशन ये है कि बाजार के अंदर कुल 3 दुकानें हैं, ए, बी और सी। वस्तु की कीमत कितना है? 100 रुपये। ये वाले जो भाई साहब हैं विक्रेता, इन्होंने क्या किया? इस वस्तु की कीमत 80 रुपये कर दी। तो आपको क्या लगता है कि जो भी ग्राहक आएगा, ये लोग 100 रुपये वस्तु की कीमत करके बैठे हैं तो इनके पास खरीदने के लिए जाएगा? नहीं। अब ऐसी कंडीशन में इनको भी क्या करना पड़ेगा? अपनी वस्तु की कीमत 80 रुपये करनी पड़ेगी। अब ये भाई क्या करते हैं? वस्तु की कीमत 70 रुपये कर देते हैं। तो फिर वस्तु की कीमत घट गई, अब फिर 10 रुपये का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। तो अब फिर ग्राहक इन दोनों के पास जाएगा नहीं, तो इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा? 70 रुपया करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी मित्रों ये ए नाम का जो उत्पादक है, विक्रेता है, यह वस्तु की कीमत 60 रुपये करता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि फिर यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई। अब ये लोगों के पास कोई भी ग्राहक वस्तु की खरीदी करने के लिए जाता नहीं है और इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपनी वस्तु की कीमत को 60 रुपये करना पड़ेगा। अब समस्या ये हुआ कि ए नाम का जो व्यक्ति है, ग्राहक उत्पादक है, वह अपनी वस्तु की कीमत 50 रुपये करता है
और ये लोग भी क्या कर देते हैं, 50-50 रुपए कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया, किसी एक निश्चित स्तर तक पहुंचा ये कीमत। अब इसके बाद वस्तु की कीमत नीचे लिया जा सकता नहीं है, वस्तु की कीमत को घटाया जा सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु का उत्पादन ही 50 रुपए में हुआ है, एक स्थिरता आ गई। इसके बाद क्या होगा कि किसी भी कीमत स्पर्धा के कारण वस्तु की कीमत एक निश्चित स्तर तक, देखो 50 रुपए तक क्या हो गई, नीचे देखने को मिली, जहां से अधिक कीमत घटाना संभव नहीं है। अब यहां से कीमत घट सकता नहीं है। दूसरी तरफ कोई एक इकाई वस्तु की कीमत बढ़ाए तो उसकी वस्तु की मांग क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक उत्पादक ने अगर वस्तु की कीमत 50 के बदले 55 रुपया कर दिया तो ग्राहक जो है यहाँ जाएगा नहीं, उसकी वस्तु का विक्रय क्या होगा, घटेगा, और जिसका लाभ उनकी प्रतिस्पर्धी इकाई को होगा। अगर ये 55 में बेचता है तो इन दोनों को उसका लाभ देखने को मिलता है, परंतु कीमत बढ़ाने का अनुसरण नहीं करती है। अब यहाँ से जो भी कीमत बढ़ाएगा उसका विक्रय कम होगा, उसकी दुकान पे क्या होगा, विक्रय कम होगा, इकाइयों की मांग कम होगी, घटाने तक का एक स्थिरता यहाँ पर देखने को मिला। वस्तु की कीमत किसी एक स्तर पर क्या हो जाती है, जड़ हो जाती है। क्या हो जाती है, जड़। यहाँ से देखिए अब जड़ हो जाती है, और इस परिस्थिति के कारण इस बाजार में वस्तु की मांग रेखा खांचे वाली, मोड़दार बनती है। देखो मांग रेखा जो ऐसे सीधे आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मांग रेखा जो है ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे सीधा ना आकर यहाँ पर मोड़दार देखने को मिलती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, इस कीमत स्थिरता को त्रुटक मांग रेखा के नाम से, मोड़दार मांग रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ये पॉइंट पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों। यह पार्ट 6 का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है जो आज यहाँ पर पूरा हुआ। धन्यवाद।